नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी और प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। बैठक के प्रारंभ में मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल खंडूरी ने प्रदेश के विकास, सुशासन, जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग पर पर्यटकों से भरे टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि हादसे में 2 पर्यटकों की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही जिला प्रशासन समेत अन्य राहत एजेंसियों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वहीं घायलों को हर तरह की सहायता देने के भी निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता भगवान मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान मेहरा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शोक भी जताया है और ऐसे में क्या भी स्थिति है घायलों की? हादसा होने से कालाडूंगी में मातम छा हुआ है और जहाँ 2 अलग अलग हादसे हुए, एक नैनीताल कालाडूंगी मोटर मार्ग में जो है गहरी खाई में टेम्पो ट्रैवलर पलट गया, जिसमें 29 पर्यटक बताए जा रहे हैं और जिनमें से उनकी 2 महिलाओं की उनकी मृत्यु हो चुकी है और एक अलग अन्य सड़क हादसे में 2 कारों की भिड़ंत में आमने सामने में एक युवक की मौत हो गई है। कहाँ के ये रहने वाले थे और अभी किस तरह से इनका इलाज भी जारी है जो घायल थे? ये जो टेम्पो ट्रैवलर में पर्यटक थे वो मेरठ के लिए नैनीताल आए हुए थे, जिनका कालाडूंगी आते समय ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में जो है टेम्पो ट्रैवलर पलट गया और जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल भगवान मेरा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एक के बाद बार फिर से नीट परीक्षा को पूरी तरह से तैयारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। जहां एक और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार ने एक विशेष सुविधा नीट परीक्षा देने जा रही हैं। अभ्यर्थियों के लिए ये शुरू भी किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी नीट के परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने की उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों की निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंधक निर्देशक रीना जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों पर जो भी अभ्यर्थी नीट की दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। तो प्रवेश पत्र दिखाकर अब बस सेवा भी फ्री मिल सकेगी। 19 जून से 23 जून तक ये सेवा संचालित भी रहेंगी और ऐसे में नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। एक स्थान से आने और जाने के लिए फ्री बस सफ़र भी वो कर सकेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बच्चों के लिए पेपर देने जो जाते हैं उनके लिए बसों में फ्री सेवाएं अब कर दी गई हैं। देखिए विशाल, नीट परीक्षा में जिस तरह से गड़बड़ी की बात उन्हें कराया जा रहा है और ऐसे में आयोजित परीक्षा के दौरान जो है सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में राज्य सरकार ने विशेष नीट परीक्षा देने जो परीक्षा देने जाएंगे अभ्यर्थी उनके लिए शुरू की है, जिसमें अभ्यर्थी नीट परीक्षा के दौरान जो है परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए जो है उत्तराखंड परिवहन निगम की अगर साधारण बसों में जाएंगे तो निःशुल्क सुविधा ले सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध जो निर्देशक है उन्होंने भी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद जो है उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों में जो अभ्यर्थी नीट की जो दोबारा परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। बस अभ्यर्थी जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, वह वैध पत्र जो है जो प्रवेश पत्र होगा वो उसके पास होना चाहिए, वह जिससे वे कंडक्टरों को दिखाकर इस सुविधा का लाभ जो है वो ले पाएंगे। ये सुविधा नीट परीक्षा के दौरान जो है
2 दिन पूर्व यानी 19 जून से शुरू होकर 2 दिन बाद 23 जून तक चलेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो 19 जून से 23 जून तक जो है ये अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है, ताकि उन्हें आने जाने में किसी तरह का कोई खर्च ना देना पड़े और सफर जो है उनका निःशुल्क हो सके। जी। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या कुछ मानना है योगेश, क्या इससे उनको फायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि अच्छा खासा जो किराया है वो बसों में लग जाता है? तो देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स आ रहा है, उनका कहना यही है कि ये ठीक है, अच्छी पहल की है, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि बहुत जो दूर दराज से आते हैं तो काफी खर्च उनका जो है इसी में वो किराए में लग जाता था। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये जो 19 से 23 तक की जो प्रक्रिया रहेगी, इस दौरान जो उनको आई कार्ड दिखाने के साथ जो है प्रवेश दिखाने के बाद आप निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं एक जो है किराया जो बचत होगी वो निश्चित तौर पर उनकी जेब में रहेगी। तो ये अच्छा फैसला जो सरकार ने लिया उसको बता रहे हैं वो। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में एसआईआर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की है। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करते हुए BLO 2 की नियुक्ति शीघ्र करने और मतदाता सूची से जुड़ी कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। पूरे राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसमें अभी फॉर्म्स के कलेक्शन का और उनके डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसको लेकर लगातार जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठकें चल रही हैं। सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के भी जो BLA 2 हैं वो भी लगातार BLOs के साथ मिलकर ये कार्य करा रहे हैं और जो हमने बैठक करी उसमें सभी पार्टीज ने इसमें संतोष व्यक्त किया है। साथ ही आगे जो हमारी टाइमलाइंस हैं ड्राफ्ट लिस्ट की और फाइनल लिस्ट पब्लिकेशन की, उसको लेकर सभी को जो गाइडलाइंस है उसको अवगत करा दिया गया है। BLOs को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो प्रत्येक घर में जाकर फॉर्म्स कलेक्ट करें और फॉर्म्स कलेक्ट करने के बाद जो भी उसमें अगर उसमें कोई दिक्कत है तो ERO के नॉलेज में लाके उसकी सुनवाई आगे की जाएगी और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वोट बनने के लिए पात्र है वो वोटर लिस्ट से ना छूटे और अपात्र व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में ना रहे। यही डायरेक्शंस है और इसका फिर इसी को कंप्लायंस किया जाएगा। रामनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। दरअसल हादसा नेशनल हाईवे 309 पर डांडा क्षेत्र में हुआ है, जहां एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। मृतक एक दवा कंपनी में नौकरी करता था और ड्यूटी पर जाते समय यह हादसा हुआ है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पे एक दिनेश नामक व्यक्ति को लाया गया जिसकी उम्र करीब 35 साल के लग रहे हैं। उस वक्त इनके साथ कोई नहीं थे। एक आदमी द्वारा जो इनको लाए गए थे, ये मणिनाथ पाठक द्वारा इनका नाम भी बताया गया, दिनेश करके नाम है, और ये टांडा के करीब इनका एक्सीडेंट हुआ था। जब यहाँ पे लाया गया तो इनकी हमने सब जाँच की, सब ECG कराया। उसमें कुछ जान के लक्षण नहीं पाए गए और ECG करने के बाद हमने उसको मृत घोषित कर दिया है और अभी आगे पोस्टमार्टम के लिए हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी और इनके परिजनों को भी इन्फॉर्म कर दिया है आने के लिए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक 17 साल की युवती की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही जल्द ही युवती को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत भी घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हरिद्वार जिले के गंदासपुर गांव में पास की नीलधारा नदी में खनन माफियाओं ने दिन रात मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन शुरू कर दिया है। बाढ़ क्षेत्र घोषित होने के बावजूद गंगा तटबंध के नज़दीक खुलेआम खनन जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे नदी का कटाव बढ़ रहा है और तटबंध को खतरा भी पैदा हो गया है। राजस्व को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन और पुलिस की नज़रों से ये खनन कैसे ओझल है, इस पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी के सबसे बड़े हॉस्पिटल दून में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। ऐसे में उन्हें किस तरह से इलाज मिल पा रहा है, क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं, इन सभी विषयों को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने दून हॉस्पिटल के सीएमएस रविंद्र सिंह बिष्ट से खास बातचीत की है। दून हॉस्पिटल के सीएमएस रविंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का लोड अभी हॉस्पिटल पर भी है, और क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे में क्या मरीजों की संख्या भी इस दौरान बढ़ी है? जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम का परिवर्तन हो रहा है, कभी बारिश तेज़ हो जा रही है, कभी धूप आ जा रही है, तो ये एक परफेक्ट टाइम हो जाता है जबकि वेक्टर बॉर्न जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे जो मच्छर के काटने की वजह से हो रहे, चाहे आप डेंगू कहें, मलेरिया कहें, इनकी चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी। तो साथ ही जो वायरल इन्फेक्शंस हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, ये भी काफ़ी इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम वायरल फीवर की बात कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए इस वक्त हमारी ओपीडी जो विंटर्स में थोड़ी कम हो जाती है, 2200-2300 के बीच अटक जाती है, तो इस वक्त ओपीडी हमारी 2600, 2700, 2800 के बीच में जा रही है। और इमरजेंसी को भी जोड़ ले तो वो करीब 3000 से ज़्यादा हमारे प्रतिदिन के मरीज हमारे अस्पताल में आ रहे हैं, जिनका कि हम इलाज कर रहे हैं। ऐसे में क्या डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, और जो मरीज हैं उनको क्या बेटर इलाज मिल पा रहा है? सर देखिए, हम लोगों ने डे 1 से सुनिश्चित किया हुआ है कि कोई भी मरीज़ बिना इलाज के यहाँ से नहीं जाएगा, और हमारे डॉक्टर्स टाइमली ओपीडी में बैठ रहे हैं, जिसके वजह से लगभग 2 बजे तक हमारे सारे पेशेंट जितने भी आते हैं ओपीडी में वो देख लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज के जो डॉक्टर्स हैं वो तो 24 घंटे पोस्टेड हैं, और इस वक्त हमने एक बहुत अच्छे नंबर में डॉक्टर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट के इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक 24/7 पोस्ट कर रखे हैं। तो चाहे वो हड्डी से रिलेटेड मरीज हो, चाहे वो जनरल मरीज हो, या सर्जरी या मेडिसिन का हो, इमरजेंसी सर्विसेज में वो सब देखे जाते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें ज़ीरो बैकलॉग है। जितने जैसे पहले अल्ट्रासाउंड में कई जगह पे ऐसा होता था कि 7 दिन 8 दिन की हम लोग पहले की वेटिंग देते थे, आज की तारीख में रोज़ के रोज़ जितने भी हैं सब हो जाते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस दिन मरीज़ का अल्ट्रासाउंड है उस दिन उसको थोड़ा देर वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नंबर नहीं आता है। 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे की वेटिंग होती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि एक अल्ट्रासाउंड में करीब 20 से 25 मिनट लगता है। और एट एनी गिवन टाइम हमारे पास 3 पीपीपी मोड के थ्रू डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, और 2 हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप के डॉक्टर्स हैं, तो 5 अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे सुबह से शाम तक चल रही हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि क्या मेडिसिन सभी तरह के उपलब्ध हैं हॉस्पिटल में? क्योंकि अक्सर ये भी आता है कि जेनरिक दवाइयाँ ही डॉक्टर लिखे हैं। इसको लेकर के किस तरह के दिशा निर्देश भी आपकी ओर से दिए गए हैं कि महंगी दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयाँ बाहर से ना लिखी जाएँ? इसमें गवर्नमेंट द्वारा लगभग सारी की सारी मेडिसिन्स, ओटी के सामान, डायलिसिस का, चाहे वो उसके अलावा ऑर्थो के इम्प्लांट्स हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा आयुष्मान और नॉन आयुष्मान पेशेंट को सब के सब प्रोवाइड हो रहे हैं। लगभग 300 मेडिसिन की हमारे पास लिस्ट है जो एट एनी गिवन टाइम हमारे पास अवेलेबल रहती है। अच्छा स्टॉक मेंटेन करते हैं, सारे होते हैं। इसके अलावा इम्प्लांट्स, साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो एंजियोप्लास्टीज हो रही हैं उसके सारे जो इम्प्लांट्स हैं वो भी आयुष्मान के थ्रू पूरे का पूरा फ्री मिलता है। इसके अलावा अगर कभी कोई मेडिसिन बाहर से भी किसी को ख़रीदनी होती है तो हमने यहाँ जेनरिक दवाइयों की हमारे यहाँ शॉप्स हैं। हमारे इस दून हॉस्पिटल के कैंपस में हमने 3 जगह पे ओपीडी में है, आईपीडी में है, और इमरजेंसी बिल्डिंग में भी जेनरिक दवाइयों की दुकानें हमारे यहाँ काउंटर्स हमारे यहाँ खुले हैं। तो मरीज़ को किसी भी हाल में बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी हम कोशिश करते हैं एक तो गवर्नमेंट सप्लाई में मिल जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है तो वो जेनरिक दवाइयों के थ्रू हमारे यहाँ अवेलेबल रहती हैं। सर, आगामी दिनों में क्योंकि डेंगू मलेरिया का खतरा और ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा, तो उसको लिए क्या कुछ अलग से पर्याप्त इंतजाम दून हॉस्पिटल में किए गए हैं, जैसे कि अक्सर देखने में मिलता है? देखिए, जो डेंगू के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। एक तो आइसोलेशन वार्ड हमें तैयार करने होते हैं, वो हमारे पहले से तैयार रहते हैं। उनको अपग्रेड करना होता है कि उसमें मच्छरदानी लगें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हों। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। 90% ऑफ द पेशेंट जो डेंगू के होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। तो उसमें बेसिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसी भी वक्त पे हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्लेटलेट्स की या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2 कंपोनेंट सेपरेटर्स
24 घंटे काम कर रहे होते हैं। हमारा ब्लड बैंक की सप्लाई अच्छी है, हम स्टॉक अच्छा मेंटेन करते हैं, डोनर की रजिस्ट्री हमारी अच्छी से मेंटेन रहती है। इवन जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप है वो भी हमारे पास इमरजेंसी स्टॉक मेंटेन रहता है, और ब्लड डोनर रजिस्ट्री होती है कि अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो हम फ़ोन करके 2 घंटे के अंदर डोनर हमारे पास आ जाते हैं और हम वो ब्लड मिल जाता है। तो प्लेटलेट सेपरेटर हमारे पास है, जंबो पैक बनाने की मशीन, एफेरेसिस मशीन हमारे पास 2 अवेलेबल है। तो हम तैयार हैं, अगर कोई भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ दून हॉस्पिटल में हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। गदरपुर की एक बर्फ फैक्ट्री में एल्यूमिनियम गैस सिलेंडर फटने के बाद गैस रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने गैस रिसाव रोकने के प्रयास किए, लेकिन तब तक गैस से एक फैक्ट्री श्रमिक की हालत बिगड़ गई। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है। साथ ही एहतियात के तौर पर क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। ना वो तेल निकालते हैं इसका, हम जो सामने कैप्सूल है उसका ना वाल्व टूट गया था नीचे से, इस वजह से गैस लीक किसी कारण। तो घटना में क्या हुआ आज यहाँ पे? वो मिस्त्री साहब की डेथ हो गई। अच्छा। और मालिक कहाँ है इस समय अभी? मालिक पता नहीं, शायद साथ में गए होंगे उनके हॉस्पिटल। तो आप यहाँ आना जाना है या काम करते हैं? मेरा आना जाना है, मेरी गाड़ियाँ चलती हैं ना यहाँ से। अच्छा, बर्फ़ ढोते हैं? हाँ, बर्फ़ ढोता हूँ। अच्छा। तो ये कौन सी गैस थी? ये अमोनिया गैस है सर, रेफ्रिजरेटर वाली। ये फैक्ट्री है और यहाँ पर जो सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गैस लीक हुई है अमोनिया, जिसके कारण एक व्यक्ति की यहाँ पर डेथ भी हो गई है। हॉस्पिटल उनको भेजा गया था यहाँ से, और इसके बाद जो पॉइंट था, वो वाल्व था, उसको भी बंद किया गया है। मौके से लोगों को हटाया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी हमारी मौके पे पहुँच रही है, उनके कमांडेंट साहब आ चुके हैं, और अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें किस कारण दुर्घटना हुई है और इसको कैसे आगे सेफ, यहाँ के आसपास में दोबारा ये गैस लीक की कोई घटना ना हो, इसको कैसे सेव किया जाए, और क्या मानकों के अनुरूप चल रही थी या नहीं चल रही थी, उस पर भी प्रत्यक्ष से जाँच कर रहे हैं। लोहाघाट लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर बुजुर्ग चेतराम 21वें दिन भी धरने पर डटे रहे। बता दें कि यह उनका 116वां धरना है। चेतराम ने बताया कि साल 1993 में उन्हें मस्ट रोल पर राजमिस्त्री के पद पर रखा गया था। 1995 में लोहाघाट महाविद्यालय निर्माण के दौरान छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए और एक किडनी निकालनी पड़ी। इलाज पर 6,18,000 रुपये खर्च हुए। 3 नाली जमीन गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन विभाग ने कोई मुआवजा या नौकरी नहीं दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 दिनों के अंदर नौकरी और खर्चा वापस नहीं दिया गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। आज विभाग ने मेरी सारी जिंदगी ख़त्म कर दी। न मेरे मजबूत हाथ पांव रहे, न मेरे लिए शरीर रहा मौजूद, न किडनी रही, न ज़मीन रही, न मेरे को कुछ मिला। सब तरह विभाग ने मेरे को हाथ धोकर बैठा दिया। मेरी सारी जिंदगी ख़त्म की है। अब आत्महत्या करूँगा। मैं अपना हक लेने तक नहीं छोड़ूंगा। अगर 10 दिन के अंदर मेरी समस्या का समाधान जिलाधिकारी महोदय ने, अधिशासी अभियंता महोदय ने नहीं की, मेरे मांगें पूरी नहीं की गई, मैं आत्महत्या करूँगा। यहाँ जिला मुख्यालय में, यहाँ अधिशासी अभियंता महोदय कार्यालय में, यहाँ लोहाघाट उप जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में अपने आत्महत्या क्यों परेशान हो गया हूँ। देवभूमि उत्तराखंड, जहां की पहचान शांति, सौहार्द और आध्यात्मिक संस्कृति से है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामने आई घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विकासनगर में युवक की हत्या के बाद तनाव, कर्णप्रयाग में बाहरी युवकों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते टकराव। आखिर उत्तराखंड में क्या बदल रहा है? क्या ये केवल कानून व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं?
उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली और पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। क्योंकि वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उत्तराखंड का बहुत ही गहरा और विस्तृत जिक्र किया गया है। राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं, लिहाजा हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। लेकिन हाल ही के महीने या वर्षों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, वह कई सारे सवालों को जन्म देती है। कहीं कोई स्थानीय लोग के साथ मारपीट हो रही है, तो कभी यात्रा के लिए आए श्रद्धालु मारपीट कर रहे हैं, जो अजीब लगता है। देखिए, उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा चलती है, उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और हम सब समुदाय के लोगों से आग्रह करते हैं कि कृपया आपसी सौहार्द को बनाए रहें, जिससे कि उत्तराखंड में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी समुदाय विशेष को शर्मिंदा होने का अवसर ना मिले। देवभूमि उत्तराखंड लंबे समय से देश भर के लोगों के लिए आस्था, पर्यटन और रोजगार का केंद्र रहा है। हर साल लाखों पर्यटक और दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, यातायात का दबाव और स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते बोझ के बीच छोटे छोटे विवाद कई बार बड़े तनाव का रूप ले लेते हैं। और इस बार भी यही हुआ। लोग आते आस्था के लिए हैं, लेकिन यहाँ आकर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और मारपीट तक कर लेते हैं, जो कहीं से सही नहीं है। पिछले दिनों कर्णप्रयाग में हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन से लेकर धर्मगुरु तक शांति बनाए रखने की सभी से अपील कर रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ, ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ यात्रा करो। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।